बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का 2024 का पेपर सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अल्लामा इकबाल गेव हिज हिस्टोरिकल प्रेसिडेंशियल एड्रेस एट इलाहाबाद इन। तो अल्लामा इकबाल ने ये कब दिया था? अल्लामा इकबाल ने 1930 में दिया था। अब जरा बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है, इलाहाबाद जो है ये कौन सी स्टेट के अंदर है? इंडिया की। तो ये उत्तर प्रदेश में। ये कौन सी स्टेट में? उत्तर प्रदेश में। फिर इसके बारे में याद रखिएगा, अब जब अल्लामा इकबाल की बात करते हैं तो यहां पे ये लफ्ज भी आया हुआ है प्रेसिडेंशियल। प्रेसिडेंशियल से क्या मुराद है? प्रेसिडेंशियल से मुराद ये है कि इस इजलास की सदारत अल्लामा इकबाल ने की थी। क्यों? इस वजह से कि जितने भी रहनुमा थे, मुस्लिम लीग के जितने भी रहनुमा थे, वो सारे के सारे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में गए हुए थे। वो कहां गए हुए थे? वो आरटीसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में गए हुए थे, उनमें शिरकत की हुई थी। और ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो हैं लंदन में हो रही थी। तो यहां पे मुस्लिम लीग के लिए अगर बात करें, कोई ऐसा शख्स नहीं था जो सदारत कर सकता था। तो इसी वजह से अल्लामा इकबाल जो थे वो सदर बनते हैं और उन्होंने फिर सदारती तकरीर की थी। अब जरा बात करते हैं कि ये मुस्लिम लीग का कौन सा इजलास था? ये मुस्लिम लीग का 21st सेशन था। ये मुस्लिम लीग का कौन सा सेशन था? 21st सेशन था, जो कि इलाहाबाद में हो रहा था दिसंबर के मंथ में। दिसंबर 1930 के अंदर 21st सेशन जो था वो इलाहाबाद में हो रहा था। और फिर अल्लामा इकबाल मुस्लिम लीग के सदर बने। ये भी क्वेश्चन बनता है, अल्लामा इकबाल मुस्लिम लीग के कब सदर बने? तो वो ये डेट याद रखिएगा, ये ईयर याद रखिएगा, 1930 में। अब फिर क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन यहां पे ये बनता है कि अल्लामा इकबाल ने यहां पे एक प्रपोजल दिया था। इकबाल साहब ने क्या किया था? इकबाल साहब ने एक प्रपोजल दिया था। क्या प्रपोजल दिया था? अल्लामा इकबाल साहब ने यह प्रपोजल दिया था कि ये पाकिस्तान का सूबा जो पंजाब है आज का मौजूदा, फिर इसी तरीके से सिंध, इसी तरीके से बलोचिस्तान, और फिर इसी तरीके से याद रखिएगा NWFP नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जिसको आजकल KPK कहा जाता है, और इसी तरीके से नॉर्दर्न एरियाज। ये नॉर्दर्न एरियाज जो अगर हम बात करें, ये आज का गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, इनकी बात कर रहा है। तो अल्लामा इकबाल ने यह कहा था कि इन इलाकों पर एक अलग मुस्लिम मुल्क होना चाहिए, अलग मुस्लिम मुल्क होना चाहिए, जहां पे मुसलमान अपनी मजहबी आजादी और रसूमात जो हैं वो बगैर किसी उस क्या कहते हैं इसको, बगैर किसी मसले के उसको क्या कर सकें, सर अंजाम दे सकें। अब यहां पे फिर क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि आज के अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो आज का पाकिस्तान पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, NWFP और नॉर्दर्न एरियाज पर मुश्तमिल है। तो इसी वजह से क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि पाकिस्तान का ख्वाब, पाकिस्तान का ख्वाब सबसे पहले किसने देखा था? पाकिस्तान का जो ख्वाब है वो सबसे पहले अल्लामा इकबाल ने देखा था। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर वो मोस्टली पूछ रहा होता है। इसी तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, which algorithm is used in artificial intelligence to analyze and understand natural language? नेचुरल लैंग्वेज कौन सी है? सबसे पहले अब हम बात करते हैं नेचुरल लैंग्वेज कौन सी है। नेचुरल लैंग्वेज वो लैंग्वेजेस होती हैं जो इंसान बोलते हैं। अब इंसान जो है वो इंग्लिश भी बोलता है, उर्दू भी बोलता है, सराइकी भी बोलता है, इसी तरीके से फ्रेंच भी बोलता है, चाइनीज है, रशियन है, मतलब जितनी भी लैंग्वेजेस हैं दुनिया के अंदर जो एग्जिस्ट करती हैं उनको नेचुरल लैंग्वेज कहा जाता है। अब आगे क्या कह रहा है? आगे ये कह रहा है कि इस अलगोरिथम को क्या कहा जाता है? इस अलगोरिथम को कहा जाता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब ये वर्क कैसे करता है या ये कैसे समझता है? तो यहां पे ये याद रखिएगा, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यहां पे बात कर रहा है। अब यहां पे देखो ये क्या है? NLP है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है। इसमें जब आप देखो तो फॉर एग्जांपल कोई इमेज है, कोई ऑडियो है, यहां पे कोई वीडियो की बात करें, ये आपका क्या हो जाएगा? इनपुट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये इनपुट हो जाएगा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
को सबसे पहले इनकोडिंग करेगा, और जब इनकोडिंग करेगा तो इनकोडिंग करने के बाद उससे नॉलेज हासिल करेगा। क्या हासिल करेगा? नॉलेज हासिल करेगा। और नॉलेज हासिल करने के बाद फिर उसको क्या करेगा? इनपुट के तौर पे एनएलजी में देगा, एनएलजी उसको डीकोड करेगा, डीकोड से वो टेक्स्ट की फॉर्म में आएगा, फिर टेक्स्ट जो है ये इनपुट बनेगा और फिर उसको एनएलयू में चला जाएगा, और एनएलयू जो है वो फिर इसकी इनकोडिंग करेगा, और इस तरीके से ये नॉलेज हमें प्रोवाइड होगा। तो ये टोटल इसका स्टेप है। अगर हम इसके नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की बात करें तो तकरीबन 5-6 स्टेप्स इसके बनते हैं, जिससे वो अंडरस्टैंड करता है, मशीन जो है वो अंडरस्टैंड करती है। जैसे मैं अब आपके सामने बोल रहा हूं, तो या जैसे आपको एक मिसाल दूं, जैसे आपकी चैट जीपीटी है ना, चैट जीपीटी की जब हम बात करते हैं, जब कोई भी ह्यूमन इससे बात करता है, कोई भी ह्यूमन क्या करता है? इससे बात करता है, जब उसको बताता है कि मेरे ये क्वेश्चन है या ये मसला है, वो फिर इंसानों की तरह क्या करता है? इंसानों की तरह उसको रेस्पॉन्स करता है, वो फिर उसी लैंग्वेज में उससे बात करता है। तो वो किस तरीके से करता है? वो इसी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से करता है। क्या करता है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से करता है, जिसे एनएलपी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द लाहौर रेजोल्यूशन वाज मूव्ड ऑन 23 मार्च 1940 बाय। तो एक के फजलुल हक ने दी थी। इसको शेरे बंगाल भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? शेरे बंगाल भी कहा जाता है। अब अगर हम इसी की बात करें तो याद रखिएगा कि जब ये लाहौर रेजोल्यूशन हुई थी, इसमें ये जो था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का कौन सा सेशन था? ये इजलास था। तो ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का 27th सेशन था। कौन सा था? 27th सेशन था, जो कहां हो रहा था? जो लाहौर में हो रहा था। जो कहां हो रहा था? जो लाहौर में हो रहा था। फिर इसी से क्वेश्चन ये बनता है कि ये कब से कब तक हो रहा था? ये इजलास बुलाया गया था 22 से लेके 24 मार्च, 22 से लेके 24 मार्च 1940 को क्या हो रहा था? ये इजलास लाहौर में हो रहा था। अब यहां पे फिर क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि जब हम इसी की बात करते हैं तो अब ये कौन से पार्क में हो रहा था? ये मिंटू पार्क में हो रहा था। कौन से पार्क में हो रहा था? मिंटू पार्क। या मिंटू पार्क का दूसरा नाम क्या है? इसको ग्रेटर इकबाल पार्क भी कहते हैं। ग्रेटर इकबाल पार्क भी कहा जाता है। तो यहां पे ये इजलास हो रहा था। तो ए के फजलुल हक साहब क्या करते हैं? ए के फजलुल हक साहब 23 मार्च 1940 को एक रेजोल्यूशन पेश करते हैं। क्या करते हैं? एक रेजोल्यूशन पेश करते हैं। और फिर यहां पे याद रखिएगा कि क्वेश्चन ये बनता है, हु वाज द ओवरऑल सेकंड पर्सन टू सपोर्ट लाहौर रेजोल्यूशन? Who was the second person, overall second person, who supported, या क्या कहेगा? supported कहेगा। who supported लाहौर रेजोल्यूशन? तो वो कौन था? वो चौधरी खलीकुज़्ज़मान थे। वो कौन थे? वो चौधरी खलीकुज़्ज़मान साहब थे। तो ये दूसरे बंदे थे जिन्होंने इसको सपोर्ट किया था। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। अब फिर क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है, पंजाब की तरफ से किसने सपोर्ट किया? पंजाब से किसने सपोर्ट किया? पंजाब से किसने सपोर्ट किया? सिंध से किसने सपोर्ट किया? केपीके से किसने सपोर्ट किया? बलूचिस्तान से किसने सपोर्ट किया? तो ये सारे क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम के अंदर पूछते हैं। जब हम बात करें पंजाब से तो मौलाना जफर अली खान। पंजाब से किसने सपोर्ट किया? पंजाब से मौलाना जफर अली खान साहब ने इसको सपोर्ट किया। सिंध से अब्दुल्ला हारून और केपीके से सरदार औरंगजेब खान साहब। और अगर इसकी बात करें बलूचिस्तान से किसने सपोर्ट किया था? तो काजी ईसा, जो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस थे, काजी फैज ईसा साहब के वाले साहब जो थे काजी ईसा, उन्होंने इसको क्या किया था? सपोर्ट किया था बलूचिस्तान की तरफ से।
और फिर यहां पे ये भी याद रखिएगा, सपोर्ट करने से मुराद ये कि नामी ग्रामी शख्सियात थी बलूचिस्तान से, सिंध से, केपीके से और इसी तरीके से पंजाब से। अब क्वेश्चन ये बनता है कि इस जो इजलास की जो सदारत है वो किसने की थी? वो सदारत की थी कैद आजम साहब ने। किसने की थी? कैद आजम साहब ने। और फिर क्वेश्चन ये भी आ चुका है कि इस लाहौर रेजोल्यूशन में प्रेसिडेंशियल स्पीच जो है वो किसने की थी? प्रेसिडेंशियल जो स्पीच है वो भी कैद आजम साहब ने की थी। अब कैद आजम चूंकि सदर थे तो प्रेसिडेंशियल स्पीच भी कैद आजम साहब ने की थी। अब यहां पे फिर क्वेश्चन ये याद रखिएगा, ये जो लाहौर रेजोल्यूशन है ये 5 पैराग्राफ पर मुश्तमिल थी। कितने पैराग्राफ पर मुश्तमिल थी? 5 पैराग्राफ पर मुश्तमिल थी। इसमें 400 अल्फाज थे। अल्फाज कितने थे? 400 अल्फाज थे। अब ये सारी की सारी जो है ये इंग्लिश में लिखी गई थी। किस में थी? इंग्लिश में थी। फिर क्वेश्चन ये बनता है कि उर्दू में ट्रांसलेशन इसकी किसने की? उर्दू में ट्रांसलेशन, तो उर्दू ट्रांसलेशन जो इसकी है उर्दू में मौलाना जफर अली खान साहब ने की। उर्दू ट्रांसलेशन इसकी किसने की? मौलाना जफर अली खान साहब ने इसकी उर्दू में ट्रांसलेशन की। और इसका ये जो 5 पैराग्राफ 400 अल्फाज जो है ये इस लाहौर रेजोल्यूशन का जो ड्राफ्ट है ये किसने बनाया था? ये ड्राफ्ट जो है, अगर इस ड्राफ्ट की बात करें तो सर सिकंदर यात ने। किसने? सर सिकंदर यात ने क्या किया था? इसका ड्राफ्ट बनाया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरीके से फिर क्वेश्चन क्या बनता है, जब हिंदुओं ने देखा कि ये सारे इकट्ठे हुए हैं और ये एक नया मुल्क का मुतालबा कर रहे हैं तो उन्होंने इसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन का नाम दे दिया। इसको क्या क्या? इसको लाहौर रेजोल्यूशन को पाकिस्तान रेजोल्यूशन का नाम दे दिया। पाकिस्तान रेजोल्यूशन का नाम जो है वो किसने दिया था? वो हिंदू प्रेस ने दिया था, हिंदुओं ने दिया था। हिंदू प्रेस कर ले, क्योंकि प्रेस उस टाइम उनके पास थी, या हिंदू अखबारात ने ये लिखना स्टार्ट कर दिया तो मुस्लिम लीग को ये नाम बड़ा पसंद आया, तो मुस्लिम लीग ने फिर इसको लाहौर रेजोल्यूशन की जगह पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी कहना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन पाकिस्तान ऑफिशियली जॉइंड यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो पाकिस्तान ने 30 सितंबर 1947 को यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन किया था। पाकिस्तान के साथ उसी दिन यमन ने भी क्या किया था? ज्वाइन किया था। पाकिस्तान 57th क्या बनता है? 57th मेंबर बनता है यूएनओ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फ़ारेनहाइट स्केल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट में 32 फ़ारेनहाइट है। कितना है? 32 फ़ारेनहाइट है। अगर डिग्री की बात करें तो 0 डिग्री है। डिग्री की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस स्केल, 0 डिग्री सेल्सियस स्केल। फिर इसी तरीके से अगर केल्विन की बात करें तो केल्विन की बात करें तो केल्विन में याद रखिएगा 273.15 केल्विन। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर वो पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सीट्स ऑफ सेनेट अपर हाउस, जिसको अपर हाउस कहा जाता है, आर देयर इन पाकिस्तान। तो इसकी 96 सीट्स है। हर सूबे से 23 मेंबर्स को क्या किया जाता है? सेनेटर मुंतखब किया जाता है। अब पाकिस्तान के 4 सूबे, 4 से इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना बनता है? 92 बनता है। जबकि यहां पे हमने 96 की बात की है। तो जो 4 और सेनेटर्स हैं ये इस्लामाबाद से क्या किए जाते हैं? चूज किए जाते हैं। तो 4 इस्लामाबाद से, बाकी हर सूबे से 23। तो ये याद रखिएगा। और इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, which model of learning combines in-person इंस्ट्रक्शन विद ऑनलाइन। अब ऑनलाइन या डिजिटल कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं तो उसको ब्लेंडेड लर्निंग कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? उसको ब्लेंडेड लर्निंग कहा जाता है, जिसमें इन पर्सन, ऑनलाइन और डिजिटल दोनों हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट मेटल। लाइटेस्ट मेटल की जब बात कर रहे हैं तो वो लिथियम है। लिथियम क्या है? लाइटेस्ट मेटल है। अगर हैवीएस्ट मेटल की बात करें तो हैवीएस्ट मेटल की बात करें या हैवी मेटल की बात करें तो वो भी एग्जाम के अंदर पूछा होता है। वो कौन सा है? ऑस्मियम है। ये क्या है? ये हैवीएस्ट है, हैवीएस्ट मेटल है। और इसी ऑस्मियम की जब बात करते हैं तो इसका जो सिंबल है वो OS है। सिंबल क्या है? सिंबल OS है। इसका एटॉमिक वेट जो है वो 190 है। एटॉमिक वेट कितना है इसका? एटॉमिक वेट
190 है, एटॉमिक वेट इसका 190 है, और इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 76 है। एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर जो है वो 76 है, 76, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, When was the 18th Amendment Bill of the Constitution passed by the National Assembly? नेशनल असेंबली ने इसको कब पेश किया था? इसको 8 अप्रैल 2010 में किया था, और इसके बारे में पूरी एक डिटेल वीडियो बनेगी, वो फिर किसी और वीडियो में इसको पूरा एलेबोरेट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट वाज रेनिंग हैवीली यस्टरडे नाइट। अब यहां पे क्या है? इट वाज रेनिंग हैवीली यस्टरडे नाइट सो दे डिड नॉट गो आउट, यानी कि वो बाहर नहीं जा सके। अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द नंबर 0, 0, 4, 10, 5 एंड 5। तो देखो एवरेज का फार्मूला क्या होता है? एवरेज का फार्मूला ये होता है कि सम ऑफ ऑल नंबर्स। सम ऑफ ऑल नंबर्स की जब बात करते हैं 0 जमा 0 जमा 4 जमा 10 जमा 5 जमा 5 और डिवाइडेड बाई, अब टोटल नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6, तो ये कितना बनेगा? ऊपर वाला 24, 24 डिवाइडेड बाई 6 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो एवरेज कितना आया? एवरेज जो आया इन नंबर्स का वो 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेसेस द एरिया ऑफ अ सर्कल इन टर्म्स ऑफ सी इट्स सर्कमस्टांसेस। सर्कमस्टांसेस यहां पे कह रहा है, तो इसका फिर फार्मूला क्या बनेगा? a इज इक्वल टू सी स्क्वायर ओवर 4 पाई, सी स्क्वायर ओवर 4 पाई, क्योंकि सर्कमस्टांसेस की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 20% ऑफ a इज इक्वल टू 80% ऑफ b। अब देखो 20% ऑफ a इज इक्वल टू 80% ऑफ b, 80% ऑफ b। आगे क्या कह रहा है? देन a प्लस बी रेशो a इज इक्वल टू, ये बताना है। अब यहां पे देखो, ये 100 इससे कैंसिल कर दो, ये 0 इससे कैंसिल कर दो, अब b को इधर ले आओ और इस 2 को उधर ले जाओ, तो a ओवर b आ जाएगा इज इक्वल टू 8/2 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? a ओवर b इज इक्वल टू 4 ओवर 1, 4 ओवर 1। अब a की वैल्यू जो है वो 4 है, b की वैल्यू जो है वो क्या है? वो 1 है। a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू आपके पास 4 है, b की वैल्यू क्या है? 1 है। अब आपने क्या फाइंड करना है? a प्लस b रेशो a। तो इसको जब आपने फाइंड करना है, a की वैल्यू पुट करो 4, b की वैल्यू पुट करो 1 रेशो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो 4 और 1 5, 5 रेशो 4। अब इस 5 रेशो 4 को 5 ओवर 4 भी लिखा जा सकता है, ये रूल है, तो ये इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट आर -5, 0। अब ये -5 जो है ये x है और ये 0 जो है y है, देन इट लाइज इन। अब देखो जब y 0 है, x क्या है? -5 है, तो ये x एक्सिस पे लाई करेगा। ये किस पे लाई करेगा? ये x एक्सिस पे लाई करेगा, क्योंकि y जो है वो 0 है। y क्या है? y 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट लाइज बिटवीन, तो ये 0 और 1 के में क्या करेगा? लाई करेगा। अब अगर 1 की बात करें तो 1 जो है सर्टेन इवेंट है, 1 क्या है? सर्टेन इवेंट है। और अगर 0 की बात करें तो 0 जो है ये इम्पॉसिबल है। 0 क्या है? 0 इम्पॉसिबल है। तो ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशो 3:4:5 इफ द पेरीमीटर इज 24 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड। अब लॉन्गेस्ट साइड की बात करनी है, वो हमने फाइंड करना है। तो देखो पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है? ये सम इसके सम के बराबर होता है, यानी कि इन तीनों को सम करो उसके बराबर आएगा, फिर वो पेरीमीटर कहलाता है। अब यहां पे देखो, अब ये रेशो में, जब रेशो में तो हम इनको इस तरीके से लिखेंगे 3x जमा 4x जमा 5x, अब इक्वल टू ये 24 के, ये 24 के 5 4 9 3 12, 12x इज इक्वल टू 24। तो यहां से x आया, x कितना आया? x आपके पास 2 आया। अब वो क्या पूछ रहा है? वो ये पूछ रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड। अब इनमें देखो 3 बड़ा है, 3 बड़ा है, 4 बड़ा है कि 5 बड़ा है? कौन सा बड़ा है? 5 बड़ा है। तो 5x इसमें आप क्या करो, 5 के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि x की वैल्यू 2 है, तो कितना आ जाएगा? वो 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? वो 10 आ जाएगा। ये इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। ये 2 की पावर
क्या है 3 है, मल्टीप्लाई भी 3 का स्क्वायर है। अब 2 की पावर 3 कितना बनता है, 8 बनता है। 8 मल्टीप्लाई बाई 9 कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। और इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स की जब बात करें तो पहला प्राइम नंबर जो है वो 2 है, दूसरा क्या है, दूसरा 3 है, अगला 5 है, 5, उसके बाद अगला जो है वो 7 है, अगला कौन सा है, अगला 11 है। प्राइम नंबर होते क्या है, प्राइम नंबर की जब हम बात करते हैं या तो वो खुद पे डिवाइड हो या 1 पे डिवाइड हो, इसके अलावा वो किसी और नंबर पे डिवाइड ना हो। अब इसको देखो, ये 1 पे होता है डिवाइड और 2 खुद पे होता है, 3 भी इसी तरीके से है। अब इनका क्या करना है, इनका एवरेज जब बताना है तो इनको जमा कर दो, 2 जमा 3 जमा 5 जमा 7 जमा 11, और ये कितने नंबर है, 5 है, तो 5 से इनको डिवाइड करो तो ये कितना बनेगा, 11 और 7 कितना होता है, 18, 18 5 कितना होता है, 23 होता है, 23 और 3 26, 26 2 28 होता है, कितना होता है, 28 होता है। 28 डिवाइडेड बाई 5 तो ये कितना आ जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे 5.6 आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ डेविएशंस ऑफ द वेरिएबल y फ्रॉम इट्स मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ये क्या होता है, ये 0 होता है। वेरिएबल y फ्रॉम इट्स मीन की बात कर रहा है तो वो 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ A एंड B आर डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, जिसमें नो कॉमन वैल्यू, कोई भी कॉमन वैल्यू ना हो तो उसको क्या कहते हैं, उसको डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। तो फिर यहां पे देन A इंटरसेक्शन B वो क्या होगा, तो यहां पे देखो जब उनमें कोई कॉमन वैल्यू नहीं है तो यहां पे खाली सेट आएगा, एम्प्टी सेट। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को इस तरीके से भी लिखा जाता है, तो ये एम्प्टी सेट होगा जब कोई चीज कॉमन नहीं है तो एम्प्टी सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ वेव्स आर यूज्ड इन नाइट विजन इक्विपमेंट। तो ये इंफ्रारेड वेव्स इस्तेमाल होती हैं, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाहौर रेजोल्यूशन वाज मूव्ड ऑन 23 मार्च 1940 AK फजलुल्लाह, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको एलेबोरेट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिमेन्स आर ट्रेसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम पास्ट आर नेम एज फॉसिल्स। इसको क्या कहा जाता है, इसको फॉसिल्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट इज लोकेटेड इन, गोबी डेजर्ट जो है ये चाइना और मंगोलिया दोनों में आता है, चाइना और मंगोलिया दोनों में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द बिगेस्ट टेक्सटाइल मार्केट इन पाकिस्तान। तो ये फैसलाबाद है, बिगेस्ट टेक्सटाइल मार्केट इन पाकिस्तान कौन सा है, वो फैसलाबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंटली द स्टेटस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान जो ये सेमी प्रोविंस है, पहले ये जो था, या इसकी जगह ना सेमी प्रोविंस की जगह ऑटोनोमस भी कह सकते हैं, ऑटोनोमस भी कह सकते हैं, ऑटोनोमस बॉडी ये भी कह सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि यहां पे याद रखिएगा कि इसको जरदारी साहब जब पहली दफा प्रेसिडेंट बने थे, सदर बने थे, तो उस टाइम इसको सेमी प्रोविंस बना दिया गया था। फिर अब इसका स्टेटस जो है वो वो भी मिलता है, ऑटोनोमस बॉडी भी मिलता है। तो दोनों आपने याद रखने हैं। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एंशिएंट फोर्ट विच इज एक्सेप्टेड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज लोकेटेड इन विच प्रोविंस एंड इंडिकेट इट्स नेम। तो ये कौन सा, ये रोहतस फोर्ट है, रोहतस फोर्ट। अब यहां पे देखो ये क्या है, एंशिएंट फोर्ट है, एंशिएंट फोर्ट रोहतस फोर्ट जो कि पंजाब के अंदर है। अब ये कहां है, डिस्ट्रिक्ट, अगर डिस्ट्रिक्ट पूछे तो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट जो है वो जेहलम है। और अगर सिटी पूछे तो ये डीना सिटी है। और ये किसने बनवाया था, ये शेर शाह सूरी ने बनवाया था। अगर पेपर में शेर शाह सूरी का ऑप्शन ना हो तो फिर याद रखिएगा इसका एक क्या था, इसका एक रेवेन्यू मिनिस्टर था, फाइनेंस मिनिस्टर था, तोदरमल। तो फिर तोदरमल ने बनवाया था, किसने बनवाया था, तोदरमल ने बनवाया था, अपनी निगरानी में बनवाया था। असल में शेर शाह सूरी हो तो उसको आपने ठीक करना है, अदरवाइज फिर राजा तोदरमल को आपने ठीक करना है। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में कब शामिल हुआ था, 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रोम्बोसाइट इज ऑल्सो नोन एज, तो ये प्लेटिलेट्स कहलाता है। ये क्या कहलाता है, प्लेटिलेट्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय एन ओडोमीटर। ओडोमीटर जो है ये डिस्टेंस मेजर करता है, किसका, ये जो गाड़ियां होती हैं, जितनी भी गाड़ियां हैं उनको, उनका जो डिस्टेंस है वो किस में कवर करता है, वो ओडोमीटर एक होता है जो कि उसको मेजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। अर्थ एंड मून का फासला कितना है, वो 3,84,400 किलोमीटर है।
अब इसी तरीके से क्वेश्चन ये भी बनता है, जमीन का सूरज से कितना फासला है, या सूरज का जमीन से कितना फासला है, इनके दरमियान कितना डिस्टेंस है, तो 93 मिलियन माइल्स है, 93 मिलियन माइल्स है, या 150 मिलियन किलोमीटर है। अगर किलोमीटर की बात करें तो 150 मिलियन किलोमीटर है, या 93 मिलियन माइल्स है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। ऑन विच डेट इमरान खान अनवेल्ड अ न्यू पॉलिटिकल मैप ऑफ पाकिस्तान विच आल्सो इंक्लूडेड ऑक्युपाइड कश्मीर। तो ये 4 अगस्त 2020 को क्या हुआ था, नया पॉलिटिकल मैप जारी हुआ था। अब जो भी गलत नक्शा जारी करेगा या उसको क्या करेगा, गलत नक्शा प्रिंट करेगा, तो उसको 5 साल की जेल या 5 मिलियन जुर्माना होगा। अब या दोनों सजाएं भी होंगी, बोथ भी होंगी, या तो 5 साल की क्या होगी, 5 साल की जेल होगी, 5 ईयर क्या होगी, 5 ईयर जेल होगी, और साथ में 5 मिलियन जुर्माना भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in project based learning students engage in projects that require them to actively investigate a topic and solve problems। क्या है, एक्टिवली इन्वेस्टिगेट अ टॉपिक एंड सॉल्व प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द की प्रिंसिपल बिहाइंड द फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल। फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल, इसकी जब बात कर रहे हैं तो लेक्चर्स आर डिलीवर्ड एट होम एंड एक्टिविटीज आर कंप्लीटेड इन क्लास। तो ये इसका बनता है फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पेडागोजिकल अप्रोच एम्फेसाइजेस डेवलपिंग स्टूडेंट्स इमोशनल इंटेलिजेंस एंड सोशल स्किल्स। तो ये कौन सा है, ये सोशल इमोशनल लर्निंग कहलाता है, सोशल इमोशनल लर्निंग कहलाता है।